अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कि ये बरमूदा ट्रायंगल क्या है और क्या चीज़ है, उसका क्या राज है। देखिए, दिसंबर 5, 1945 यूएस एयरफोर्स के 5 जहाज़ जिनको फ़्लाइट 19 कहा जाता है, वो अपने रूटीन एक परवाज़ कर रहे थे और उनका परवाज़ इस तरह से थी कि अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा उससे वो फोर्ट लॉडरडेल से निकले और उनको एक तरह से एक ट्रायंगल टाइप का एक ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए उनको वापस आना था, एक रास्ता तय करते हुए। तो वो उस तरह से जो है वो अपने प्रवास के लिए निकले और इसकी कमांड जो कर रहे थे वो लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर। ये एक मशहूर और एक बड़े एक्सपीरियंस्ड एक कैप्टन थे जो इसकी कमांड कर रहे थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब ये फ़्लाइट उड़ा रहे थे, अटलांटिक ओशन के ऊपर मौजूद थे फ़्लाइट 19 के 5 जहाज़, तो ये कैप्टन टेलर हैं, उनकी कंपास ने वर्क करना छोड़ दिया। फिर उन्होंने दूसरा कंपास निकाला, उस सेकंड कंपास ने भी वर्क करना छोड़ दिया और उन्होंने जो है वो फिर एक मैसेज भेजा कि बोथ माई कंपासेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा। I am over land but it is broken. I am sure I am in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. The Keys जो है वो कुछ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स हैं जो फ्लोरिडा के करीब अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। तो उनको ऐसा लगा लेफ्टिनेंट को कि वो शायद फ्लोरिडा के वेस्ट साइड पर मौजूद है, तो उनको ईस्ट साइड पर जो है वो फ्लाई करनी पड़ेगी अगर वो मतलब ज़मीन पर लैंड करना चाहते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। जबकि बाकी जो प्लेन्स थे उनको ऐसा लगा कि वो राइट साइड पे हैं फ्लोरिडा का, उनको लेफ़्ट साइड पर जो है वो फ्लाई करनी पड़ेगी। तो उनके एक मैसेज आया कि डैम इट, इफ़ यू कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट डैम इट। तो वो लेफ़्ट की तरफ उन्होंने जो है वो टर्न करना शुरू कर दिया अपनी जहाज़ को। तो फाइनली क्या था कि वो 370 किलोमीटर्स दूर थे, 7:04 हो रहे थे, शाम के 7:04 हो रहे थे और वो जस्ट 370 किलोमीटर दूर थे अपने उस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। तो फाइनली ये मैसेज, एक आखिरी मैसेज जो है वो कैप्टन टेलर का आया कि ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, व्हेन द फर्स्ट प्लेन ड्रॉप्स बिलो 10 गैलन्स वी ऑल गो डाउन टुगेदर। उस तरह से ये 5 के 5 जहाज़ हमेशा के लिए जो है वो गायब हो गए एक तरह से और उसके बाद उसकी कोई निशानी नहीं मिली। तो इस तरह फ़्लाइट 19 में टोटल 14 लोग थे जो कि यहाँ पर इसमें डिसअपीयर हुए। फिर इस तरह से एक मरीनर भेजा गया इनकी रेस्क्यू मिशन के लिए, इनको पता लगाने के लिए कहा गए। उनमें 13 लोग थे और वो मरीनर भी जो है वो खुफिया तरीके से वो गायब हो गया और वो वापस नहीं आ सका। तो यही एक जो है स्टोरी है जिसको हम कहते हैं द डेडली बरमूदा ट्रायंगल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें इस तरह की कई और किश्तियाँ जो है वो उसमें गायब हो गई जाकर। बरमूदा ट्रायंगल है क्या? ये एक तरह से अमेरिका में अटलांटिक ओशियन के अंदर फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूदा, ये 3 अलग अलग जगह हैं। इनमें एक ट्रायंगल जैसी एक जगह बन रही होती है और 500,000 स्क्वायर माइल्स की जगह है और इतनी बड़ी जगह पूरी है बरमूदा ट्रायंगल कहलाती है जो समंदर के ऊपर अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है। और ये इसकी कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका का खोज निकालने के लिए जा रहे थे तो फिर एक वक्त ऐसा आया था कि उनके कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया था। और ये भी क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि उन्होंने आसमान पर एक किस्म की आग, एक किस्म की फायर देखी थी जो शायद किसी किस्म का मेटियोर था, जो उन्होंने इसी बरमूदा ट्रायंगल के रीजन पर यहीं पर जब वो अमेरिका जा रहे थे, फर्स्ट विजिट जब उन्होंने किया था तब उन्होंने देखा था। लेकिन इसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम नहीं दिया गया। 1964 में सबसे पहले एक जो है वो आर्गोसी एक मैगज़ीन था, उसके अंदर द डेडली बरमूदा ट्रायंगल का नाम जो है वो दिया गया इस जगह को। तो 1964 में इसका नाम पड़ा और नाम देने वाले जो शख्स थे उनका नाम तो विंसेंट हेस गैडिस, जो उन्होंने एक तरह से पूरी एक आर्टिकल लिखा था बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर इस मैगज़ीन के अंदर और उस दिन के बाद से इसको बरमूदा ट्रायंगल कहा जाना शुरू किया गया। तो ये जो है आर्टिकल मौजूद है सामने, जिसमें उसमें डिटेल्स उन्होंने जो है वो लिखी थी आर्गोसी मैगज़ीन के अंदर विंसेंट एच गैडिस ने द डेडली बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। इस तरह से बाद में क्या हुआ कि बरमूदा ट्रायंगल पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, इस बरमूदा ट्रायंगल पर बहुत सारे मूवीज़ तक बनाए गए, फिल्में बनाई गई और एक बड़ी एक मिस्टीरियस किस्म की स्टोरी बनकर सारी दुनिया के सामने जो है हमारे सामने आई। ठीक है,
यहाँ तक कि कुछ सॉन्ग्स भी जो हैं वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बना दिए गए। बरमूडा ट्रायंगल को इतनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हो गई इस जगह को कि इस पर सॉन्ग्स तक बनने शुरू हो गए। इसी तरह से बरमूडा ट्रायंगल के अंदर मिस होने वाले एक और शिप की दास्तान है जिसका नाम है USS साइक्लोप्स। USS साइक्लोप्स की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये एक US नेवी का जहाज़ था जो कि 4 मार्च 1918 को 306 लोगों को लेकर निकला था और ये बाल्टीमोर से निकला था। बाल्टीमोर इज एक्चुअली अ प्लेस इन अमेरिका और वो बाल्टीमोर से उसको जो है वो जाना था ब्राज़ील। ठीक है, तो ये उसकी जो है वो रूट जो थी USS साइक्लोप्स की, बट ये वहाँ पर जाने से पहले कहीं पर जो है वो फाइनली जो है वो ये लापता हो गया। लापता होने से पहले उसने आखिरी सिग्नल जो भेजा था, किसने भेजा था, वेदर फेयर ऑल वेल, मतलब मौसम साफ़ और सब कुछ ठीक जा रहा है। बट किसी तरह से आगे जाकर जब जो है वो ये शिप जो है वो इसी रास्ते में कहीं ना कहीं गायब हो गई और वो ब्राज़ील कभी पहुंच नहीं पाई, USS साइक्लोप्स। तो इसी तरह से एक और स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग 1881 की है। वो एलन ऑस्टिन नाम की एक शिप की कहानी है जो कि निकली थी लंदन से और लंदन से वो USA आ रही थी। ठीक है, तो लंदन से न्यूयॉर्क इसको आना था। एलन ऑस्टिन नाम की शिप थी इसको, और ये अटलांटिक ओशन के अंदर ये रवा दवा थी, अपना समुद्री सफ़र कर रही थी। तो फाइनली जब वहाँ पर अटलांटिक ओशन में ही इनको जो है वो एलन ऑस्टिन के जो क्रू मेंबर्स हैं उनको एक शिप दिखाई दिया करीब आता हुआ। तो जब वो उस शिप को करीब गए और उस शिप के जब वो अंदर गए तो उन्होंने जाकर वहाँ पर देखा कि उस शिप के अंदर कोई भी नहीं था और सारा साजो सामान वहाँ पर उसी तरह से जिस तरह होना चाहिए वैसे मौजूद था, मतलब कि कोई पायरेट्स ने भी इस पर हमला नहीं किया था। तो फाइनली फिर क्या किया गया, उन्होंने ये सोचा कि भाई अपने कुछ क्रू मेंबर जो है वो इसके अंदर एलन ऑस्टिन के कुछ क्रू मेंबर इस नए शिप के अंदर भेज देंगे और उनको लेकर हम अमेरिका ले आएंगे, न्यूयॉर्क। इस तरह से इसके बारे में लिखा जाता है कि आफ्टर 2 days विद नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द शिप द कैप्टन एंटर्ड द अबंडन्ड वेसल विद द क्रू टू फाइंड द वेल पैक्ड शिपमेंट एंड नो साइन ऑफ द क्रू। टू टो इट बैक विद एलन ऑस्टिन द कैप्टन प्लेस्ड अ प्राइस क्रू ऑन द शिप सेट टू सेल टुगेदर। मतलब उन्होंने अपने क्रू के कुछ मेंबर्स उसमें रख दिए दूसरे शिप के अंदर कि भाई आप भी हमारे साथ जो है वो इस शिप को लेते हुए न्यूयॉर्क आ जाए, फिर देखेंगे वहाँ पर क्या करना है। तो फाइनली जब वो शिप में कुछ क्रू मेंबर्स गए और तो आगे क्या हुआ कि जब रात हुई और अंधेरा छाने लगा तो तूफ़ान आ गया। तो तूफ़ान आने से क्या हुआ कि जो टो करके लेकर जा रहे थे ना उस शिप को, तो रस्सी कहीं से जो है वो टूट गई और वो शिप कहीं दूर चले गई। जब वो सब करीब आई, जब देखा गया तो अंदर लोग जो क्रू मेंबर्स उन्होंने रखा था उस नई शिप के अंदर, वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उसमें क्रू मेंबर में से कोई भी नहीं था। तो ये फाइनली आफ्टर आवर्स ऑफ एफर्ट एलन ऑस्टिन कुड कैच अप विद द वेसल बट स्ट्रेंजली नो वन वाज ऑन बोर्ड। कोई भी जो है वो बोट पर मौजूद नहीं था। बिल्कुल इस तरह से हाउएवर अनदर वर्जन ऑफ द स्टोरी सजेस्ट अ सेकंड अटेम्प्ट बाय बेकर टू ब्रिंग हर बैक टू लैंड बट एंडेड विद द सेम फेट बिफोर एलन ऑस्टिन बिफोर अबंडनिंग द कर्स वेसल। मतलब दोबारा से फिर एक कुछ और क्रू मेंबर्स को एलन ऑस्टिन शिप से कैप्टन ने डाला उस न्यू शिप के अंदर, बट फाइनली थोड़ी देर के बाद फिर तूफान आता है और वो कश्ती अलग हो जाती है और दोबारा से वो नहीं मिलते। तो इस तरह से एक बड़ी एक मिस्टीरियस स्टोरी जो है वो ये बनती है एलन ऑस्टिन नाम के शिप की, और जिसका मालिक होता है वो इतना खौफजदा हो जाता है इस कहानी से कि वो जर्मनी को ये एलन ऑस्टिन नाम की शिप जो है वो बेच देता है। तो आपके जहन में सवाल होगा कि ये आखिरकार ऐसा क्या है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जिसकी वजह से ये फ़्लाइट 19 मिस हो गई, जिसकी वजह से जो है वो USS साइक्लोप्स जो शिप बताया वो एक मिसिंग हो गया, या जिस तरह से ये एलन ऑस्टिन नाम की शिप के साथ ये हादसा पेश आया और कई और जहाज़ों के साथ। तो क्या ऐसा है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं? देखिए, इसके पीछे हमारे पास कुछ कंस्पेरेसी थ्योरीज़ हैं, कुछ साजिशी नज़रियात हैं जो नॉर्मली है तो बड़े सुनने में इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन उनके हमारे पास उनको साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो वो सारे रिजेक्टेड थ्योरीज़ हैं। 5 तरह के रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं चूँकि उसके एविडेंसेस हमें कोई मिले नहीं। तो सबसे पहला जो है वो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द सी मॉन्स्टर। कुछ लोग तो ये समझते थे कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एक बड़ा कोई सी मॉन्स्टर रहता है जो क्या करता है, तमाम शिप्स जो उसके करीब आती हैं उनको डुबो देता है, वो उनको डुबा के मार देता है और इस तरह से कश्तियों को जो है वो तबाही का शिकार हो जाते हैं। तो बट इस ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं। आज के जदीद दौर के अंदर भी हम देखते हैं तो वहाँ कोई सी मॉन्स्टर का वजूद कोई नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट। सेकेंड थ्योरी जो आती है वो दैट इज़ अंडर वाटर हेड क्वार्टर ऑफ CIA।
कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, कुछ कहते हैं कि अमेरिका ने वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है और वो वहाँ से किसी को गुजरने नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से उसने इस तरह की कहानियाँ वहाँ पर मशहूर कर दी हैं। तो इसके बारे में भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिली कि एक्चुअल में कोई हेडक्वार्टर CIA का जो है अंडर वाटर है कि नहीं है, इसके बारे में कोई ट्रेसेस हमें नहीं मिल सके। तो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट ये भी रिजेक्टेड हमारे पास हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट है वो माइथोलॉजी से रिलेटेड है, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में, कि ग्रीक्स के अंदर जो समंदर का देवता था पोसाइडन, उसका एक शहर था जिसको एटलांटिस कहते हैं। तो कहा जाता है एटलांटिस जो है वो कभी किसी वजह से डूब गया था। तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई इस बर्मुदा ट्रायंगल के नीचे ही लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, और पोसाइडन जो भगवान है या जो देवता है पानी का, वो किसी को यहाँ से गुजरने नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से वो हर कश्ती को डुबो देता है। तो ये भी, लेकिन ऐसा कोई हमने कोई एक लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस जैसी कोई चीज़ नहीं मिली, बल्कि एक मैथोलॉजी, एक कहानियाँ हैं जो किस्सों में यूनानियों ने जो बनाकर छोड़ दी हैं। तो दिस इज़ आल्सो द रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट। एक फोर्थ थ्योरी है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियंस, कि एलियंस वहाँ पर रहते हैं बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर, और एलियंस जो है वो नहीं चाहते हैं कि वो कहीं कोई लोग वहाँ से गुजरें। तो ये भी एक तरह की एक एलियंस की भी कोई जो है वो प्रूफ्स वगैरह एविडेंसेस वगैरह वहाँ पर नहीं मिले, और लेकिन लोग समझते हैं कि एलियंस का वहाँ पर चुके रहन सहन है, जिसकी वजह से वो लोगों को वहाँ से गुजरने नहीं देना चाहते हैं, और वो ताकि उनकी टेरिटरी में वो शामिल ना हो जाए। पाँचवा एक और कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मशहूर है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द दज्जाल थ्योरी, जो दज्जाल के कॉन्सेप्ट पर है। तो मुस्लिम्स को ये, या मतलब इस तरह से है कि दज्जाल का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम के अंदर है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि जो बर्मुदा ट्रायंगल है उसमें दज्जाल ने अपना तख्त लगाया हुआ है, या वहीं से वो उसका खुरूज होगा, तो वो अपना तख्त तक किसी को पहुंचने नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से वो तमाम कश्ती को डुबा देता है। तो इस तरह की कुछ किताबें मैंने भी ख़ुद भी पढ़ी, और उसमें ये चीज़ें बयान की गई, जैसे बर्मुदा तिकोन और दज्जाल एक बुक है जिसके अंदर इस चीज़ के बारे में बताया गया। लेकिन फिर सेम वही चीज़ है, इनके पीछे कोई ख़ास कोई लॉजिक मौजूद नहीं है, या इनके पीछे कोई एविडेंस, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है कि वाकई में दज्जाल का कोई तख्त वहाँ पर है कि नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि ट्रायंगल जो बनी हुई है और उसमें जो आँख जो बनी हुई है, तो उसमें इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ है, मतलब कि ट्रायंगल जैसे कि जो बनी हुई है, तो जिस तरह $1 के नोट के अंदर भी ट्रायंगल बना होता है, उसका ये है कि यहूदी साजिश या इस तरह की कोई चीज़ है, दज्जाली नज़रिया है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये भी हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि जो जब वो देखते हैं कि $1 बिल के अंदर इस तरह से कोई चीज़ बनी हुई, आँख बनी हुई है, एक आँख दज्जाल की वो कहते हैं, और फिर वो कहते हैं इस तरह से ट्रायंगल बने हुए, तब बर्मुदा ट्रायंगल भी इसके में शुमार होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आई होती है उसको हम आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं। तो ये आई ऑफ प्रोविडेंस ऑल सिंग आई के बारे में कहते हैं, जिस तरह खुदा की आँख हम सबको देख रही है, इस तरह आई ऑफ प्रोविडेंस इसको कहा जाता है। इसका ताल्लुक फ्री मेसनरी के किसी सिम्बोलिज्म से मौजूद नहीं है, जो नॉर्मली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने वाले हमें बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली मुस्लिम्स पेश करते हैं। ठीक है, तो इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, या जो रीज़न साइंस के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि जिसकी वजह से पॉसिबली या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कश्तियाँ डूबती हैं। तो उसमें कुछ रीज़न है। पहला रीज़न हमारे पास ये, दैट इज़ द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो आपको पता है कि हमारी जो दुनिया है, हमारी जो अर्थ है, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी, दो तरह के कुतुब मौजूद हैं। और जब कंपास आप यूज़ करते हैं तो कंपास का एक जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ आपको दिखा रहा होता है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि अर्थ के अंदर ना दो तरह के नॉर्थ पोल है। एक अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और एक इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मतलब वो नॉर्थ जिसकी तरफ आपकी कंपास इशारा करता है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल वो नॉर्थ पोल जो हमारे मैप के अंदर नॉर्थ पोल मौजूद है। उन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के अंदर, इनके अंदर। बट दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिनको, या कुछ लाइन्स है जिसको एगोनिक लाइन्स कहा जाता है। एगोनिक लाइन्स किसे कहते हैं? दैट इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ पासिस थ्रू बोथ द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स एट एनी मोमेंट विद अ कंपास नीडल पॉइंट्स टू ट्रू नॉर्थ। मतलब एगोनिक लाइन्स किससे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर आपको एक लाइन जो है वो ग्लोब के अंदर ग्रीन कलर की मिल रही है। ये लाइन जो दिखा रही है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो है वो नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ वो सेम हो जाता है। तो और ये लाइंस चेंज होते रहती हैं, लेकिन कुछ 200-300 सालों से वो बर्मुदा ट्रायंगल के इलाके में ही ये लाइन मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ जो कंपास देखने वाले होते हैं ना वो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं अपनी डायरेक्शन को देखते हुए, चूँकि मैग्नेटिक नॉर्थ और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो सेम हो जाते हैं, जबकि बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्या पता कंपास के डिफ्लेक्शन की वजह यही है कि कंपास लोग कहते हैं कि उसने काम करना छोड़ दिया।
दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। द सेकंड साइंटिफिक रीज़न इज़ द शैलो वाटर, कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास जो पानी का एरिया है ना, उसमें पानी बहुत कम गहरा है, शैलो वाटर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर जो आपको ब्राइट कलर एरियाज मिल रहे हैं वो सारे शैलो वाटर के नशे नहीं है समंदर के अंदर। शैलो वाटर में क्या होता है, पानी में जो है वो कश्तियाँ वगैरह फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाती हैं और फिर उनका सुराग नहीं मिलता और उनका निशान भी नहीं मिलता। और थर्ड रीज़न हमारे पास है कि जैसे आप जानते हैं दुनिया में 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, चाइना, यूएसए, क्यूबा। सेकंड नंबर पे यूएसए में बहुत तूफान आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूएसए का स्टेट है फ्लोरिडा, वहाँ बहुत ज़्यादा हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स और टॉर्नेडोज बहुत ज़्यादा आते हैं। और फ्लोरिडा के पास ही ये पूरा का पूरा हमारा बरमूडा ट्रायंगल मौजूद है, तो वहाँ तूफान वगैरह बहुत आते हैं, जिसकी वजह से कश्तियों के वहाँ पर फंस जाने की जो इम्कानात होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। बाकी एक रीज़न, फोर्थ रीज़न भी साइंस ये प्रूव करती है कि जो मीथेन हाइड्रेटेड या हाइड्रेटेड मीथेन कंटेंट बहुत ज़्यादा है बरमूडा ट्रायंगल के पानी के अंदर। क्योंकि जब पानी जब समंदर की सतह से मीथेन रिलीज़ होता है ना, तो मीथेन क्या करता है, तो वाटर की जो डेंसिटी उसको कम कर देता है। जब वाटर की डेंसिटी कम होती है तो क्या होता है कि बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो डूब जाती हैं, जैसे कश्ती वगैरह उसके अंदर डूब जाती है। ये सिंपल जो है वो फिजिक्स का एक लॉजिक है कि जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगी और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी में तैरती रहेगी। तो चूँकि मीथेन के ऐड होने से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उसमें डूब जाते हैं। अब इसी का रिवर्स होता है डेड सी के अंदर, आपको पता होगा जॉर्डन के अंदर बहेरा मुर्दार, उसमें लोग कभी डूबते नहीं बल्कि इस तरह लेट कर जाएँ वो किताबें पढ़ सकते हैं। चूँकि इसकी नमक बहुत ज़्यादा मिकदार में डेड सी के अंदर मौजूद, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी इंसान की डेंसिटी से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए इंसान डूबता नहीं उसके अंदर। मीथेन इसका रिवर्स काम करता है पानी के अंदर, वो डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से कश्तियाँ वहाँ पर ईजिली डूब जाती हैं। बाकी पांचवा रीज़न और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज कॉल्ड बार्डरमैनहॉफ इफेक्ट। बार्डरमैनहॉफ इफेक्ट किसे कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बायस भी कहा जाता है। इज़ अ कॉग्निटिव बायस इन विच आफ्टर नोटिसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ टेंडेंसी टू नोटिस इट मोर ऑफन, लीडिंग समवन टू बिलीव दैट इट हैज़ अ लॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। लेकिन नॉर्मली जैसे कि ऐसा होता है कि आपने अगर कोई मान लें कि आपने कोई गाड़ी ख़रीद ली, कोई कार ख़रीद ली, किसी मॉडल के, लेट से आपने टोयोटा कोरोला ख़रीद ली, और जब ख़रीदने के बाद जब उसको आप रोडों पे निकलते हैं और जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि हर तरफ आपको टोयोटा कोरोला दिख रही होती है और आपको लगता है कि आपके ख़रीदने के बाद लोगों ने टोयोटा कोरोला ख़रीदना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। चूँकि आपने वो चीज़ ख़रीद ली है तो आपके जहन में यही आ रहा है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करें, तो आप टोयोटा कोरोला का बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड बार्डरमैनहॉफ फिनोमिना। यही चीज़ यहाँ पर जो है वो इसके अंदर अप्लाई हो गई है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, कि लोगों को लगता है कि जब भी कोई कश्ती डूबी है तो उसकी वजह यही है कि वो बरमूडा ट्रायंगल है। इस पर क्या है कि किताब लिखी थी लैरी कुशे ने, लैरी नाम के एक शख्स थे, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। इसके अंदर उन्होंने जो है वो बताया था कि फाउंड दैट द स्टोरी वाज बेसिकली क्रिएटेड बाय मिस्टेक्स, मिस्ट्री मॉन्गरिंग एंड सम केसेस आउटराइट फैब्रिकेशन, कि ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं बरमूडा ट्रायंगल के वो गलतियों से हुई हैं या उसको एक राज के तौर पे बताया गया। उसके अंदर बहुत सारी फैब्रिकेशन भी हुई हुई हैं, जैसे कि जो है वो लास्ट स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, शिप की, तो वो शायद फैब्रिकेशन वाली स्टोरी कोई हो। तो यहाँ तक कि एक NOA जो वो एक इदारा है, उसने कहा देयर इज़ नो एविडेंस दैट मिस्टीरियस डिफरेंसेस अकर विद इन बरमूडा ट्रायंगल। जो एक अमेरिका का इदारा है उसने रिसर्च करके बताया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कि जिसमें कश्तियाँ वगैरह जो है वो डूबती हों या उसमें कोई ज़्यादा कश्तियाँ डूबी हों। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने तो ये तक कह दिया कि द कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सो कॉल्ड बरमूडा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप और प्लेन। तो UN कोस्ट गार्ड ने तो ये कह दिया है कि ये तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की ऐसी कोई जगह मौजूद है समंदर के अंदर जिसमें कोई शिप्स के लिए वो हज़ार्डियस हो या फिर मतलब किसी तरह से। तो ये इस तरह की चीज़ें तो हिमाती लोग होते हैं, जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की तो आपको भी शायद ऐसा लगा होगा जैसे मैं कुछ जिन्नात और भूतों की बातें करूँगा इसके अंदर, जबकि ऐसा रियलिटी नहीं है। 5 मिनट आपको रीजन्स बताएं जिसकी वजह से ऐसा होता है। और ये भी एक वजह है कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक फेमस रीजन, एक मशहूर रीजन है कि यहाँ पर कश्तियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं इस वाले पोर्शन से। चूँकि USA में बहुत बड़ी तादाद में कश्ती आती है तो ऐसा चांस हो सकता है कि वहाँ पर कश्तियाँ डूब सकें। बाकी दुनिया में बाकी जगहों पर भी डूबी, यहाँ पर भी डूबी, लेकिन चूँकि लोगों को ऐसा लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल चूँकि खूनी तिकोन है, एक शैतानी तिकोन है, तो यहाँ पर ज़्यादा कश्तियाँ डूबी हुई हैं और के पीछे कोई ना कोई शैतानी वजह है। ठीक है, तो यहाँ तक कि WWF ने एक
एक लिस्ट बनाई थी जिसमें उसने जो है वो मोस्ट डेंजरस ओशियंस की लिस्ट बनाई थी। उसमें उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को रखा ही नहीं था कि ये कोई मोस्ट डेंजरस जगह है दुनिया के अंदर पानियों का। मतलब WWF की कंप्लीट जो है वो इसके ऊपर 2013 के अंदर उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये मेरे लिहाज से जो रिसर्च मेरी थी तो उसके वाले से मैंने बात की। बाकी अल्लाह ताला जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं चीज़ों के बारे में, मुकम्मल इल्म यकीनन अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर जानते हैं। जो मेरी अपनी बसात के अंदर नॉलेज थी वो मैंने आपके सामने डिलीवर कर दी। और अगर आपको ये नॉलेज जो मैंने आपको दी वो पसंद आई तो यकीनन आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप सो कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपके कन्फ्यूजन सारे क्लियर हुए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।